Hello students, I am Poonam Yogi from Biology faculty. ऑप्शन ई क्लासेज पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए 12th क्लास का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंसी, वंशानुगतिकी का आणविक आधार या आणविक सिद्धांत क्या होता है। तो देखते हैं आपका ये जो चैप्टर है वंशानुगतिकी का आणविक आधार क्या है। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अपना जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या पढ़ेंगे, जो आनुवांशिक पदार्थ है आपका क्या होता है। ये जो आनुवांशिक पदार्थ है आपका क्या होता है, डीएनए होता है। ये जो आनुवांशिक पदार्थ है ये क्या होगा कि जो लक्षण होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। न्यूक्लिक जो एसिड होंगे आपके, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या होंगे, डीएनए क्या होगा, आरएनए क्या होता है, ये हमें नहीं पता। तो आज के चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्या है आज का अपना। देखो कि जितने भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं हो या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो, सारी क्या होंगी, सभी के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वो कितने प्रकार के होंगे आपके, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कितने प्रकार के, चाहे हो आपके यूकैरियोटिक हो या फिर कौन से हो, प्रोकैरियोटिक। दोनों के अंदर ही क्या होगा आपका, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये पाया जाता है। समझ में आया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है अपन ने देखा कि ये 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए। एक होता है डीएनए और एक कौन सा होता है, आरएनए। अब देखते हैं कि डीएनए क्या होगा और आरएनए क्या होता है। आपका डीएनए है उसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो आपका आरएनए होता है वो होगा आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी अपन ने क्या देखा कि 2 प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड होंगे, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। अब अपन देखते हैं कि यहाँ से लेकर राइबोन्यूक्लिक एसिड से लेके तब तक तो क्या है अपना ठीक है, लेकिन आरएनए और डीएनए के अंदर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आए कि ये डीऑक्सी क्या होता है, कि डीऑक्सी का मतलब आखिरकार होता क्या है, दिमाग में आता है ना क्वेश्चन। तो डी का मतलब होता है आपका डेफिशिएंसी और ऑक्सी का मतलब होता है आपके ऑक्सीजन से। किससे होता है, ऑक्सीजन से। डी का मतलब होगा डेफिशिएंसी, ऑक्सी का मतलब होता है आपका ऑक्सीजन। मतलब डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होगा, एक ऑक्सीजन अणु की क्या होगी बेटा, यहाँ पे कमी होती है। किसके अंदर होती है कमी, डीएनए के अंदर होती है। लेकिन आरएनए के अंदर इस ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और कमी नहीं होगी, इसी कारण इसे क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आगे देखिए, अब देखिए कि जितने भी जीव है इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव होंगे आपके, वो क्या होंगे,
सब के अंदर क्या पाया जाएगा? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। पाया जाता है या नहीं पाया जाता? पाया जाता है। कि अपन देखते हैं कि माता पिता से संतति के अंदर जो लक्षण होते हैं वो एक समान क्यों होते हैं? आपने देखा कि जो बच्चे होंगे उनकी जो शकल होगी, उनका जो फेस होगा वो किसके समान दिखाई देते हैं? माता पिता से रिलेटेड होते हैं ना। क्यों होते हैं? इसका कारण क्या होता है? ये आनुवंशिक पदार्थ ही होता है। क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थ होगा। और वो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है आपका? डीएनए। क्या होगा बच्चा? डीएनए होगा। अब देखें कि अपन ने तो पढ़ा है, डीएनए भी पढ़ा है, और अभी बात की अपन ने आरएनए की भी की है। तो जो डीएनए के तो अपन ने देख लिया कि ये एक प्रकार का क्या है? आनुवंशिकी पदार्थ होता है। लेकिन अब बात करें कि इस आरएनए का मतलब क्या होता है? किसका? ये जो आरएनए है आपका, इसका क्या मतलब होता है? ये आरएनए भी कुछ जीवों के अंदर क्या होगा? कुछ जीवों के अंदर क्या होगा? आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में काम करता है। अब वो जीव कौन से होंगे कि कुछ वायरस होते हैं ऐसे जिनके अंदर अपना ये जो आरएनए होगा वो क्या होगा? ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। अब वो आनुवंशिकी पदार्थ आपके ये जो वायरस होंगे वो कौन से होते हैं? टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस का नाम सुना है ना? तंबाकू मोजेक वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो होगा आरएनए। एचआईवी, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर क्या होगा आपका? आरएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में क्या करता है? काम करता है। अब देखिए, ये जो आपका आरएनए होगा ये एक प्रकार के वाहक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करेगा? वाहक के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं उनमें तो क्या करेगा? आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा। लेकिन अधिकांश जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है अपना? डीएनए। डीएनए होता है। अगर अपन ह्यूमन की बात करें, मानव की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन के अंदर अपना डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। पढ़ते हैं ना अपन, डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। अब डीएनए तो क्या होगा? अपने को पता है एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, मतलब आनुवंशिकी पदार्थ होता है। लेकिन ये जो आरएनए है, अपन देखें कि भाई डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हो गया तो आरएनए क्या होगा यहाँ पे? ये अभी मैंने बताया कि ये एक वाहक के रूप में काम करता है। किसके रूप में? वाहक के रूप में, जिसे क्या कहेंगे? फैक्टर। क्या कह देंगे? फैक्टर कहते हैं। अब ये क्या होगा कि वाहक के रूप में ये काम कैसे करता है? आपने सेंट्रल ड्रोगमा का नाम सुना है? सेंट्रल ड्रोगमा का अगर आपने नाम सुना हो सेंट्रल ड्रोगमा का आपने नाम सुना है? क्या होता है सेंट्रल ड्रोगमा? अपन इसके अंदर क्या देखते हैं कि डीएनए और डीएनए से बनता है अपना आरएनए, और आरएनए से बनेगा क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सबने सुना है ना कि डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कह देंगे बच्चा? रेप्लिकेशन। क्या कह देंगे? रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण। क्या कहेंगे? प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन। मतलब क्या कर रहा है? डीएनए खुद के समान ही क्या बना रहा है? यहाँ पे उसकी कॉपी बना रहा है। क्या बना रहा है?
कॉपी बना रहा है। किसकी? खुद के सम्मान डीएनए क्या बना रहा है? अपनी कॉपी बना रहा है, उसे क्या कह देंगे? रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं आरएनए की, कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कह देंगे? डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस तक की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। क्या कह देंगे? ट्रांसलेशन। उसके बाद में देखिए कि अपन ने देखा कि डीएनए से डीएनए बनता है, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ है, अपने को चाहिए क्या था? वाहक के रूप में चाहिए था। कौन? आरएनए। कि जो आरएनए होता है ये वाहक के रूप में काम कैसे करता है, फैक्टर के रूप में काम कैसे करेगा। डीएनए इनको जो सूचना देगा, किसको? आरएनए क्या करता है? अपना मैसेज देने का काम करेगा। क्या काम करेगा? मैसेज या संदेश देने का काम करता है। किसको संदेश देगा? ये आगे जाके इन प्रोटीन्स को क्या करेगा? संदेश देगा। कौन? आरएनए। अपन ने आरएनए के नाम सुने हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है, सुना है ना? कौन कौन से होते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है आपका, मैसेंजर आरएनए, जो संदेश पहुंचाने का क्या करता है? काम करता है। तो ये जो आरएनए है एक वाहक के रूप में क्या करेगा? डीएनए जो इसको मैसेज करेगा उनको ले जाएगा किसके पास में? प्रोटीन्स के पास में। किसके पास में लेके जाएगा? प्रोटीन के पास में। और प्रोटीन आगे जाके क्या करेगी? जो सेल्स को आगे जाके ये कहेगी कि भाई तेरे को ये वाला फंक्शन यहाँ पे करना है। समझ में आया? आगे चले। देखो, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो किस प्रकार के रूप में पाए जाएंगे? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा आपका? ये हिस्टोन प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। क्या? आपके हिस्टोन प्रोटीन जो संयुक्त होकर आपका क्या बना लेते हैं? क्या बना लेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन बना लेंगी? ये जो हिस्टोन प्रोटीन है। आपने गुणसूत्रों के नाम सुने? क्रोमोसोम क्या होते हैं? भाई अपने पास ये कोई कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, जिसे क्या कहेंगे? केंद्रक। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम, जो क्या होते हैं आपके? गुणसूत्र। क्या होंगे? गुणसूत्र। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाया जाता है आपका? अगर इन क्रोमोसोम को अगर मैं बाहर इनकी संरचना बना दूं तो ये कैसे पाए जाते हैं? इसी प्रकार क्या पाए जाते हैं आपके? क्रोमोसोम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका? डीएनए। क्या पाया जाएगा? डीएनए। और इन डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? क्या प्रेजेंट होंगे? जीन। क्या प्रेजेंट होंगे? जीन पाए जाते हैं। किनके ऊपर? इन डीएनए के ऊपर। आगे देखें कि ये जो जीन होते हैं, जीन का अगर आपने नाम सुना होगा, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या होती है? नाम सुना है?
कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या होती है। ये जो जीन होंगे इन्हीं डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो डीएनए होंगे इनको अगर मैं बाहर खोलूँ ऐसे तो इनकी कैसे होंगे, इस प्रकार से ये होते हैं और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन क्या प्रेजेंट होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं आपके, ये इस डीएनए को क्या करेंगे, चारों तरफ से लपेटे हुए रखती है। क्या करती है, चारों तरफ से इसको लपेटे हुए रखती है। इसके चारों तरफ रैपिड होती है कौन, आपकी हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद में देखो कि सेल्स में उपस्थित जितने भी क्रोमेटिन होंगे, क्या कि सेल्स में उपस्थित जितने भी क्रोमेटिन होंगे आपके, वो किसके बने होंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, कि डीएनए क्या होता है आपका, एक प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या होती है, एक प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जो क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। आपकी क्या बनी होती है, डीएनए एक प्रकार की क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, आरएनए भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब हमें नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या है, नहीं पता, तो अपन क्या करते हैं, आगे देखो कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। क्या है, डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है, जो अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। यही देखा अपन ने कि अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है आपकी क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होती क्या है। हमें नहीं पता कि न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनती है, तो देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चा, सबसे पहले हमें चाहिए होता है शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इन्हें क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड्स। क्या कह देंगे, फॉस्फोरिक एसिड। इनका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड्स का जो फॉर्मूला है H3PO4। क्या होगा, H3PO4। दूसरा क्या है अपने पास में, शुगर भी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। अब इस शुगर का तो अपने को पता है कि शुगर पाई जाती है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि पेंटोज का मतलब क्या होता है, नहीं पता। तो देखो ये जो शुगर है आपकी 5 कार्बन की बनी होती है। एक किसकी बनी होती है आपकी, ये 5 कार्बन की बनी होती है। इस पेंटोज शुगर के इस 5वें वाले कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। और इसी 5 कार्बन के कारण इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। आपका ये जो नाइट्रोजनी बेस होता है, ये नाइट्रोजनी बेस क्या होता है, आपने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के नाम सुने हैं, नाम सुने हैं। क्या होता है, एडेनिन क्या होगा, गुआनिन क्या होगा, साइटोसिन क्या होता है और थाइमिन क्या होता है। ये क्या है, इस पेंटोज शुगर के इस फर्स्ट वाले कार्बन पर आके जुड़ जाते हैं। कौन जुड़ जाते हैं आपके, ये जो नाइट्रोजनी जो बेस होंगे, नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, वो इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर आकर जुड़ जाते हैं। और जो फॉस्फेट ग्रुप होंगे आपके इस पेंटोज शुगर के इस 5वें वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाते हैं। ये बात समझ में है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे
बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि अपना जो ये न्यूक्लियोटाइड है, अभी अपन ने देखा कि बहुत सारी एकलक इकाइयाँ मिलकर एक बहुलक का निर्माण करते हैं। अब कैसे करती है कि मैनी न्यूक्लियोटाइड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या करती है कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या है। देखो कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें शुगर, आपका नाइट्रोजनी बेस, ये जिन्हें नाइट्रोजिनस बेस भी कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। अभी मैंने बताया आपको कि जो फॉस्फेट ग्रुप या जो फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है H3PO4। दूसरी चीज बात करते हैं कि अब देखते हैं कि शुगर क्या है, नाइट्रोजनी बेस क्या होंगे और आपका जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो क्या होता है। देखते हैं, सबको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। आ जाओ कि अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों, शुगर। क्या पढ़ते हैं, शुगर, जिसे क्या कहते हैं, शर्करा। शुगर चीनी वाली शुगर या होती है या कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर। अभी मैंने बताया आपको कि पेंटोज शुगर क्या होती है, कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका राइबोज शुगर पाया जाता है। कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, 5 कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, 5 कार्बन की बनी होती है। क्या बनी होती है, आपकी शुगर। और इसी 5 कार्बन के कारण अपन इसे क्या कह देंगे, पेंटोज शुगर। क्या कह देंगे, पेंटोज शुगर कहते हैं। किसे, इस राइबोज शुगर को जो 5 कार्बन की बनी होती है इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। लेकिन डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अभी मैंने बताया कि डीऑक्सी राइबोज जो शुगर होती है वो क्या होगी, डी का मतलब क्या होगा, डेफिशिएंसी, और ऑक्सी का मतलब क्या होता है, आपका ऑक्सीजन। ये अभी अपन ने देखा, तो इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं कि जो डीऑक्सी राइबोज होता है वो क्या होता है। देखो कि डीऑक्सी राइबोज क्या होता है आपका। अपन ने क्या देखा, ये जो डीऑक्सी है मैंने बताया कि उसके सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन अणु की क्या होती है, कमी होती है। कहाँ पर होती है कि 5 कार्बन की एक रिंग होती है, जिसमें क्या होगा, आपका सेकंड पोजीशन पर आपके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्या होगा, आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। किसकी जगह पे, इस OH की जगह पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है, आपके इस ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। समझ में आया। अब देखो आपका जो डीएनए है, देखो
डीएनए की मैंने भी बताया कि सेकंड वाले कार्बन पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, उसे एक ऑक्सीजन की कमी होगी, इसी कमी के कारण इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर पाई जाती है। लेकिन अपने आरएनए के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरएनए के अंदर इस ऑक्सीजन की क्या नहीं होती है, कमी नहीं होती है। किसकी कमी नहीं होगी? ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। और कमी नहीं होने के कारण इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाएगी? राइबोज शुगर पाई जाती है। देखते हैं इसके अंदर क्या होगा आपका। ये जो आरएनए है आपका, उसके सेकंड और थर्ड वाली जो पोजीशन है, आरएनए के सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन डीएनए के अंदर ये क्या था, OH ग्रुप एब्सेंट था और इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट था आपका? हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट था। और डीएनए में कार्बन सेकंड पर आपका क्या प्रेजेंट होता है? OH ग्रुप। लेकिन सेकंड कार्बन पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है। स्ट्रक्चर से समझो इसको कि जो राइबोज शुगर होती है आपकी, वो क्या होती है। देखो, ये जो आपकी राइबोज शुगर है, इसके थर्ड पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा है आपका? OH ग्रुप जुड़ा होता है। डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए की भी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसे ही होगी। लेकिन पेंटोज शुगर क्या होगी इनके अंदर? यहाँ पे क्या पाया जाता है डीएनए के अंदर? हाइड्रोजन ग्रुप। इस सेकंड वाली पोजीशन में राइबोज शुगर आरएनए के अंदर क्या होगा आपका? सेकंड वाली पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर आपका इस OH ग्रुप जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसकी जगह होता है आपका हाइड्रोजन ग्रुप होता। अब समझ में आया कि उसे राइबोज शुगर क्यों और डीएनए को डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कहा जाता है। अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो शुगर होती है वो क्या होती है। अब अगर अपन देखें कि आपके जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो क्या होते हैं। ये आपके जो नाइट्रोजनी बेस हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? नाइट्रोजनी क्षार। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आपका? प्यूरिन। और दूसरा होता है आपका पायरोमिडिन। कौन सा होगा? प्यूरिन और पायरोमिडिन। अब आपका ये जो प्यूरिन है एक प्रकार की डाइसाइक्लिक होती है। क्या होती है? डाइसाइक्लिक, द्विचक्रीय संरचना होती है। कैसी होती है कि 5 कार्बन की एक रिंग और 6 कार्बन की रिंग, ये दोनों मिलकर एक संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक संरचना बनाते हैं। किसकी? प्यूरिन की। इसी कारण इसे क्या कहते हैं अपन? डाइसाइक्लिक कहते हैं। प्यूरिन की अगर बात करें तो अपना जो प्यूरिन होता है वो एक प्रकार की साइक्लिक प्रोसेस होती है, एक प्रकार की चक्रीय संरचना होती है, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन की एक संरचना पाई जाती है। बेंजीन का नाम सुना है आपने? केमिस्ट्री में सुना होगा कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन की जो रिंग होती है वो 6 कार्बन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? 6 कार्बन की बनी होती है। जो अपना पायरोमिडिन होता है वो एक प्रकार की क्या होगी? साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, चक्रीय संरचना होती है, जो 6 कार्बन की बनी होती है। लेकिन प्यूरिन की बात करें तो यह 5 कार्बन और 6 कार्बन की 2 वलय की एक संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं।
अब बात करें कि अपना ये जो प्यूरिन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एडिनिन और एक होता है आपका ग्वानिन। एडिनिन को ए से डिनोट किया जाएगा और ग्वानिन को आपके जी से प्रदर्शित किया जाता है। अपन बात करें कि जो पायरोमिडिन होता है ये होता है आपका 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल 3 प्रकार के होते हैं क्या आपके पायरोमिडिन। अब बात करते हैं कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं। जो नाइट्रोजनी जो बेस होंगे, जो क्षार होते हैं, वो डीएनए के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 प्रकार के आपके नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर आपका एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन यहाँ तक तो प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ही। लेकिन अपन बात करें आरएनए की तो इसके अंदर इस थाइमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है आपका? यूरासिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा आपका? यूरासिल प्रेजेंट होता है। अब देखो आगे कि प्यूरिन क्या होते हैं और आपका पायरोमिडिन क्या होते हैं। देखो अभी मैंने बताया आपको कि जो ये प्यूरिन होती है एक प्रकार की द्विचक्रीय संरचना होगी। कैसी होगी? डाइसाइक्लिक होती है। और ये जो प्यूरिन होंगे आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एडिनिन और एक होता है आपका ग्वानिन। मैंने भी बताया आपको कि इनकी जो संरचना होती है वो 5 कार्बन और 6 कार्बन से मिलकर बनी होती है। किनसे मिलकर बनी होती है? आपकी 5 कार्बन और 6 कार्बन से मिलकर बनी होती है। क्या आपके प्यूरिन की जो संरचना होगी वो इस प्रकार होती है। यहाँ पे क्या होता है आपका, और इनके पास में आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। समझ में आया? अब देखो कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। अभी मैंने बताया आपको कि जो प्यूरिन होगा वो 2 प्रकार का होगा, एडिनिन और ग्वानिन। ये है आपके एडिनिन की स्ट्रक्चर, ये है आपके 5 कार्बन की एक रिंग और ये है आपके एक 6 कार्बन की रिंग होती है। 5 कार्बन की रिंग को अपन पेंटा कहते हैं और 6 कार्बन की रिंग को क्या कहते हैं? हेक्सा। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक एडिनिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है आपके ग्वानिन। वही क्या है? ग्वानिन भी अपना जो प्यूरिन होगा उसी का पार्ट है, एडिनिन और ग्वानिन। अब बात करें पायरोमिडिन की। पायरोमिडिन के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। और ये एक प्रकार की साइक्लिक होती है, चक्रीय होती है। थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल 3 प्रकार के होते हैं। क्या आपके पायरोमिडिन होते हैं जो 6 कार्बन के बने होते हैं। 6 कार्बन की एक संरचना होती है। देखो थाइमिन की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या है? आपके 6 कार्बन की बनी है। क्या आपके? थाइमिन की। ऐसी होती है आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर जो किसकी बनी होती है? 6 कार्बन की बनी होती है। अब देख लो इधर, ऐसे किसकी आपके साइटोसिन की संरचना पाई जाती है, वो भी 6 कार्बन की बनी होती है। और ये क्या करते हैं? 6 कार्बन की यहाँ का जो
कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार है आपके यूरेसिल की स्ट्रक्चर, वो इस बेंजीन संरचना में क्या करता है, कार्बन के साथ इसके सेकंड और 6 पोजीशन पे 2 ऑक्सीजन ग्रुप जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अपन ने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। जहां तक अपन ने क्या किया, इसको पढ़ा